अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। और जो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं दैट इज़ व्हाट इज़ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, कि जो ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में उसका रेट क्या है, कितना है, और कौन सी वेसल्स में ज़्यादा है कौन सी में कम है, और ब्लड प्रेशर क्या है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं अच्छा, पहली बात ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या होता है, मैं इसको डिफ़ाइन करूँ और ये जो डेफिनेशन यहाँ पर इसकी फेडरल में दी गई है मैं उसके बारे में बताऊँ। तो जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है ना, उसका मतलब होता है कि कितनी ब्लड की क्वांटिटी पास कर रही है एक जगह से एक टाइम में, यानी कि कितनी, यानी अगर ये मेरी एक वेसल है, ठीक है, तो इस वेसल का ये वाला पॉइंट है, इस वेसल के इस वाले पॉइंट से कितना ब्लड फ्लो कर रहा है एक सेकंड में या एक मिनट में, मैं इसको कहूँगा रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है ना, डिफरेंट वेसल्स में अलग होता है। इस रेट ऑफ ब्लड फ्लो सबसे ज़्यादा होता है आपके आयोटा के अंदर, ठीक है, आयोटा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आर्टरीज में होता है, फिर आर्टीरियोल में, और सबसे कम जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है वो होता है आपके कैपिलरीज के अंदर। अब अच्छा, रीज़न क्या है? देखो, नॉर्मली हमारी जनरल नॉलेज क्या है, हमारी जनरल नॉलेज ये कहती है, ठीक है, ये हमारी जनरल नॉलेज ये कहती है कि जो आर्टरी है ना उसका ल्यूमेन थोड़ा बड़ा है, तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है और जो फ्लो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो खैर रेट ऑफ ब्लड फ्लो तो इसके अंदर ज़्यादा होगा, यहाँ से ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो स्पीड है वो डिफ़र करती है, यानी कि ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल जो है, यानी जो ब्लड का जो फ्लो करना है वेसल से, वो अलग अलग स्पीड पे होता है। ये आर्टरीज़ के अंदर जो बड़ी आर्टरीज़ होती है ना, जिनका साइज ल्यूमेन भी बड़ा होता है, वहाँ से ब्लड तेज़ी से फ्लो करता है। तो जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है इन बड़ी आर्टरीज़ में वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ज़्यादा कर रहा है और उसका रेट भी ज़्यादा है। सिर्फ ब्लड फ्लो का मतलब होता है कि ब्लड कितना जा रहा है, और रेट की बात हो जाए तो टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो बड़ी आर्टरीज़ में ब्लड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा जाता है, और ये मच स्लो होता है कैपिलरीज़ में। जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है कैपिलरीज़ में कम है। या कैपिलरीज़ में कम इसलिए है कि जो हम रेट ऑफ ब्लड फ्लो को देखते हैं ना, वो देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितना है। हालांकि एक कैपिलरी जो होती है उसका एरिया बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत उसका एरिया कम होता है, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जब प्रेशर ज़्यादा होना, जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रेशर से जाएगी उतनी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। बट कैपिलरीज़ का ल्यूमेन तो छोटा होता है, लेकिन कैपिलरी का बेड जो होता है, यानी कि जो पूरी कैपिलरीज़ की कलेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ देखो, ये पूरी कैपिलरीज़ हैं और आर्टरी कितनी है, एक है। सो आर्टरी के मुकाबले में जो आपकी कैपिलरी होती है उसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उनका टोटल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। यार देखो, आपकी बॉडी में आर्टरी की तादाद ज़्यादा है कैपिलरीज़ की, ऑब्वियसली कैपिलरीज़ की तादाद ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं भी पता तो। सो आर्टरी अगर 2 हैं तो कैपिलरीज 100 होंगी, 1000 होंगी, तो यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना सबके एरिया को ऐड करके होगा। सारी आर्टरीज़ के एरिया को ऐड करूँगा तो कम आंसर निकलेगा, बट कैपिलरीज़ के सारे को ऐड करूँगा तो ज़्यादा आंसर निकलेगा। तो जितना टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा और इतना रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम होगा। तो कैपिलरीज़ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रेशर कम होता है। कह रहे हैं ऑल्दो इंडिविजुअल कैपिलरी इज़ नैरोअर, एक कैपिलरी जो नैरो होती है, तो हमें समझते हैं कि कोई चीज़ नैरो है तो उससे बहुत तेज़ी से निकलना चाहिए। अब यही देखते हो ना कि हम पाइप होता है, उस पाइप को वहाँ से पानी निकल रहा और उस पाइप को आगे से प्रेस करो और उसको उसका ल्यूमेन जो है उसका जहाँ से पानी निकल रहा है वो पतला कर दो, तो बहुत प्रेशर से निकलता है पानी, ठीक है। यही बात हम कहते हैं कि इसके अंदर भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज इनका टोटल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जब टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ना, तो वो ब्लड प्रेशर जो एक आर्टरी से आ रहा था वो ज़्यादा था। अब वो बहुत सारी कैपिलरीज़ में डिवाइड हो गया, एक इसमें भी चला गया, थोड़ा थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, जब तकसीम हो जाएगा, यानी कि अगर वो 10 के प्रेशर से आ रहा था और यहाँ पर 10 कैपिलरीज़ मौजूद हैं तो सारी कैपिलरीज़ में एक एक प्रेशर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो है टोटल सरफेस एरिया की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा या रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। तो अगर इंडिविजुअल कैपिलरी नैरो होती है, बट कैपिलरी जो बेड होता है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, उन पर कैपिलरीज़ की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टोटल सरफेस एरिया या फिर टोटल डायमीटर जो होता है इनका वो बहुत ज़्यादा होता है। टोटल सरफेस एरिया का हो या ज़्यादा डायमीटर का, एक ही बात है, ठीक है। यानी इस वजह से जो ब्लड फ्लो होता है कैपिलरीज़ में वो स्लो होता है, सबसे स्लो होता है कैपिलरीज़ में आपकी बॉडी में। और जो स्लो ब्लड फ्लो है फ़ायदेमंद है बिकॉज इस अब स्लो, क्योंकि हमें पता है ना हम कैपिलरीज़ के मदद से चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, तो बिकॉज इन कैपिलरीज से चीज़ें स्लोली जा रही हैं तो आराम से यहाँ पे आप एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एरिया की बात कर रहे हैं कि आपका जो आर्टरी का एरिया होता है कम होता है, लेकिन आप जैसे कैपिलरीज़ पे आते हो टोटल एरिया बढ़ जाता है। जैसे ही फिर आप वेन्यूल्स में जाते हो एरिया कम होना शुरू हो जाता है और फिर वेन में सेम हो जाता है। स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड देखो 50,
50 स्पीड होती है आपकी आयोटा में, फिर आर्टरीज़ में कम हो जाती है, बिकॉज आर्टरीज़ आयोटा एक होता है, आर्टरीज़ ज़्यादा होती हैं, आर्टेरियोल सबसे उससे भी ज़्यादा होते हैं, और कैपिलरीज सबसे ज़्यादा होती हैं। देखो कैपिलरीज पे प्रेशर सबसे कम है, बीच में डेप्थ आ गई, ठीक है। आर्टेरियोल में कैपिलरीज के मुकाबले में ज़्यादा है, फिर वेन्यूल्स का प्रेशर ज़्यादा है, फिर वेन्स और फिर वेना कैवा में भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ फिर भी देखो कि आयोटा के मुकाबले में वेना कैवा का प्रेशर कम होता है, इसीलिए मैं कहूँगा लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट एट्रियम में प्रेशर कम होता है। इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ज़्यादा होता है, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम होता है। एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, इसको दोबारा रिपीट करके सुन लो, ठीक है। सो हमने इसकी बात कर ली। तो कह रहे हैं इसमें से ब्लड फ्लो स्लो होता है, स्पीड स्लो होती है, ताकि चीज़ें आराम से एक्सचेंज हो जाएँ। जैसे ही और कैपिलरी से ब्लड निकलता है वो वेन्यूल्स में जाता है, जहाँ पे इसका प्रेशर और बढ़ जाता है, फिर वेन्स में और बढ़ जाता है, और वेना कैवा में भी और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो जितना कम टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ब्लड प्रेशर है क्या यार? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ब्लड, ब्लड की जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, या ब्लड का जो ब्लड जो फोर्स लगा रहा है वेसल्स की वॉल पे, जो इनर वेसल्स की वॉल होती है, इनर वॉल जो होती है उस वेसल उनके ऊपर जो ब्लड जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है, इसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो। और कहते हैं ब्लड प्रेशर जो एक मेन फोर्स होती है जो ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में आर्टरीज, आर्टेरियोल्स और कैपिलरी बेड से गुजरवाती है, ठीक है। और कह रहे हैं प्रेशर फ्लूइड जो होता है हमेशा फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, बिकॉज आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है और वेन्स में प्रेशर कम होता है, तो आर्टरी से ब्लड वेन में आता है। कह रहे हैं ब्लड प्रेशर को किसकी मदद से मेजर करते हो? स्फिग्मोमैनोमीटर की मदद से। स्फिग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो। मैनोमीटर आ जाए या स्फिग्मोमैनोमीटर आ जाए, आपने टिक कर देना है, ठीक है। और जो आप उसको मेजर करते हो कैसे करते हो यार? आपका आर्म होता है, उस आर्म के ऊपर आपकी ना जो ये कोहनी होती है, कोहनी के ऊपर वाला एरिया जो होता है ना, वहाँ पे एक आर्टरी होती है, उसका नाम होता है ब्रेकियल आर्टरी। ये आप एमबीबीएस में इंशाल्लाह आगे डिटेल में पढ़ोगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करें। तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो एरिया होता है वहाँ पर एक आर्टरी होती है, जिसको हम ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। तो डॉक्टर जब भी ब्लड प्रेशर चेक करता है ना, वो जो उसका स्टेथोस्कोप होता है ना, और उसका जो ये ड्रम टाइप एरिया होता है वो इसके ऊपर रखता है, आपकी कोहनी के ऊपर वाली जगह पर सामने। तो वहाँ पर आर्टरी होती है, जो आर्टरी है ना वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही होती है, वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से मालूम कर लेता है कि ब्लड फ्लो कर रहा है वो कितना है, ठीक है। और तो हम क्या करते हैं, इट इज़ मेजर्ड ऑन द ब्रेकियल आर्टरी विच इज़ इन द अपर आर्म, जो अपर आर्म में होती है, और हम इसको मेजर किस में करते हैं? मिलीमीटर ऑफ मर्करी में करते हैं, ओके। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने को हम कहते हैं सिस्टोल करना। तो सिस्टोलिक जो उस लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से या हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो प्रेशर पैदा होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हो, जो 120 होता है नॉर्मली। और जो हार्ट आपका रिलैक्स करेगा, जब आपका जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करेगा, उसको आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हो। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। तो ऊपर वाला जो है 120 ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आ रहा है, और 80 क्या है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो वेंट्रिकल के रिलैक्स करने की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं यार? बैरो रिसेप्टर्स आपके वो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि सिग्नल रिसीवर्स होते हैं, जो चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में प्रेशर कितना है तो और वॉल्यूम कितनी है। तो बैरो रिसेप्टर्स आर द मैकेनो रिसेप्टर्स। आप इनको मैकेनो रिसेप्टर्स भी कह सकते हो, और फेडरल में इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। इसका मतलब क्या है यार? देखो जिस चीज़ के ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फॉर एग्जांपल आपने बैलून में हवा भरी, अब बैलून में आपने कम हवा भरी तो उसकी जो वॉल्स हैं बैलून्स की वो कम फूलेंगी। जब कम फूलेंगी का मतलब है उनकी वॉल्स के ऊपर जो स्ट्रेच आ रहा है वो कम आ रहा है। लेकिन अब आप उसमें हवा ज़्यादा भर दो तो हवा ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उनकी वॉल्स ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी। तो यानी कि जितना प्रेशर होता है ना उतनी स्ट्रेचिंग होती है। तो इसीलिए आप बैरो रिसेप्टर्स को आप मैकेनो रिसेप्टर्स भी कहते हो या स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी कहते हो, बिकॉज ये क्या करते हैं आपकी ब्लड वेसल्स पे मौजूद या आपकी ब्लड वेसल्स पे जो स्ट्रेच आ रहा होता है उसको मेजर करते हैं। इनको मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं या स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहते हैं। किसको? बैरो रिसेप्टर्स को। और बैरो का मतलब होता है प्रेशर, रिसेप्टर्स का मतलब होता है रिसीव करने वाले। तो बैरो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स विच मेजर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ब्लड प्रेशर की निकाल के उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो कम कर देता है, ये रिफ्लेक्स होती है पूरी, और अगर कम होता है ज़्यादा कर देता है। अच्छा, कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं हाई प्रेशर आर्टेरियल रिसेप्टर्स। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो बैरो रिसेप्टर्स हैं ना, जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं ख़ास तौर पे ये आपके नेक के रीजन में, जो नेक के रीजन में बड़ी आर्टरीज होती हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नेक के रीजन में और थोरेक्स में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर कैरोटिड साइनस में ज़्यादा होते हैं ये, और आयोडिक आर्च में। तो यार ये क्या बात है, मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाता हूँ फेडरल से, ठीक है, ये रीड करके। तो हाई प्रेशर आर्टेरियल रिसेप्टर्स वो होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो दे सेंस द ब्लड प्रेशर
अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये सेंस करेंगे, सिग्नल भेज देंगे आपके हाइपोथैलेमस को, यानी आपके ब्रेन को भेज देंगे सिग्नल, अभी मेरी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर कम कर दो। तो प्रेशर कम करने का तरीका क्या है यार, प्रेशर जो होता है ना हमारे, वो ब्लड के वॉल्यूम की वजह से होता है। तो आप ब्लड वॉल्यूम कम कर देते हो, यानी कि ज़्यादा यूरिन पास आउट करोगे तो आपका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए ना कुछ लोगों को जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, उनको एक दवाई दी जाती है जिसको आप डायूरेटिक्स कहते हो। डायूरेटिक्स से क्या होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो जब ज़्यादा यूरिन पास होता है तो वॉल्यूम कम हो जाती है बॉडी में और प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो हाई प्रेशर आर्टीरियल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, सेंस करते हैं और इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं नर्वस सिस्टम को ताकि प्रॉपर ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। और लो प्रेशर वॉल्यूम रिसेप्टर्स, जो प्रेशर वाले आर्टीरियल ब्लड रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो हाई प्रेशर को मेजर करते हैं, और जो वॉल्यूम रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो चेक करते हैं कि आपका ब्लड वॉल्यूम कितना है। यार आपका जो एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम, खास तौर पे राइट एट्रियम में ना ये वॉल्यूम के रिसेप्टर्स लगे होते हैं। अगर आपका राइट एट्रियम में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, उसकी वॉल स्ट्रेच होगी, जब स्ट्रेच होगी तो फिर ये सिग्नल जाएगा आपके हाइपोथैलेमस को, और आपके हाइपोथैलेमस पहचान लेगा कि भाई मेरी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर यहाँ पे ना एक बेहतरीन काम होता है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना, नॉर्मली जब अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो तो आपका ना आपका हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है ADH। आपका हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको ADH कहते हो, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म में वो जाता है। अगर आपका वॉल्यूम कम होगा ना तो वो किडनी के पास चला जाएगा और किडनी को कहेगा कि ज़्यादा वाटर जो है वो पास आउट ना करो, ज़्यादा यूरिनेशन में वाटर ज़्यादा पास आउट ना करो, वाटर को बचा लो। तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स जो होती है ना आपकी किडनी में, वहाँ पे ये उस वाटर को रिटेन कर लेता है और कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर बचाता है ADH। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, तो सिग्नल जाएगा एट्रिया के ज़रिए आपके हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस से जो ADH निकल रहा था ये निकलना बंद हो जाएगा। जब ADH कम निकलेगा तो वॉल्यूम जो ज़्यादा था ना, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ADH कम हो जाएगा। जब ADH कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा वाटर रिटेन नहीं करेगी और यूरिनेशन के ज़रिए उसको पास आउट करेगी, ठीक है। और द लो प्रेशर बायोरिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो लो प्रेशर बायोरिसेप्टर्स होते हैं वो वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं, और जो हाई प्रेशर आर्टीरियल बायोरिसेप्टर्स होते हैं ये ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। और लो प्रेशर वाले वॉल्यूम रिसेप्टर्स होते हैं, हाई प्रेशर वाले बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा फेडरल कंटेंट में यहाँ से कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि 2-3 बातें हैं नहीं जो आपको पता होनी चाहिए। हमने ब्लड फ्लो की बात की तो हमने सारी बातें कवर कर ली थी कि ब्लड फ्लो क्वांटिटी ऑफ ब्लड है जो पास करती है सर्कुलेशन में गिवन पीरियड में से। आपकी बॉडी में आपका हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड निकालता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हो, और वो जो होता है 5000 ml के बराबर है। यानी कि आपकी बॉडी में नॉर्मली एक जगह से 5000 ml या 5 लीटर ब्लड निकल रहा होता है 1 मिनट में, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हो, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय हार्ट इन अ यूनिट टाइम। अगर जो एक कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट जितना ब्लड पम्प करता है उसको आप कार्डियक आउटपुट कहते हैं। फिर यहाँ ये बात लिखी है कि वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, आयोटा में ज़्यादा होती है बिकॉज उसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। कैपिलरीज में कम होती है बिकॉज उसका टोटल एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। हमने इसकी बात कर ली। ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं मैनोमीटर की मदद से या स्फिग्मोमैनोमीटर से। और ब्लड प्रेशर होता क्या है, इट इज़ द फोर्स या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय ब्लड। जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ब्लड लगाता है अगेंस्ट इनर वॉल, यूनिट एरिया ऑफ इनर वॉल, इसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो। और जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जब रिलैक्स करते हैं तो डायस्टोलिक होता है। फिर बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स यही है कि आपके प्रेशर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। मैं इसको डायग्राम से दिखाऊँ तो अब ये देखें, ये आपका हार्ट है, ये जो है आपका आयोटा है, ठीक है, ये है आपका सिस्टमिक आयोटा और ये है पल्मोनरी आयोटा, ठीक है। जो सिस्टमिक आयोटा होता है इसको कहते हैं आयोटिक आर्च। ये जो एरिया बन रहा है ना, जिस तरह कोई उभार आ रहा है, इसको कहते हैं आयोटिक आर्च। इस आयोटिक आर्च में ना बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को मेजर करते हैं, और जो आयोटिक आर्च के रिसेप्टर्स होते हैं वो वेगस नर्व के ज़रिए सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है, सॉरी मेड्यूला ओब्लोंगेटा आपके ब्रेन का पार्ट है। इंशाल्लाह मैं सेकंड ईयर के वीडियोस में ये ज़रूर बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो। सो आपके मेड्यूला के अंदर ना क्या कार्डियो रेगुलेटरी और वेजोमोटर सेंटर्स होते हैं। वेजोमोटर सेंटर्स वो होते हैं जो आपकी वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करते हैं। यार आपकी बॉडी में अगर प्रेशर कम होता है ना तो आपकी बॉडी क्या करती है, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना तो प्रेशर मेंटेन हो जाता है। इसके साथ साथ अगर प्रेशर कम होगा तो ADH भी सिक्रीट हो जाती है आपकी ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से। जब ADH सिक्रीट हो जाता है तो ज़्यादा वाटर वो रिटेन कर लेता है। जब ज़्यादा वाटर रिटेन होगा तो ब्लड प्रेशर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने रिलेशन याद रखना है, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम कम प्रेशर कम। वॉल्यूम कम तो ADH बनाओ ताकि वॉल्यूम रिटेन हो, ठीक है। और वॉल्यूम ज़्यादा तो ADH ना बनाओ ताकि ज़्यादा यूरिन पास आउट हो, वॉल्यूम कम हो ताकि प्रेशर नॉर्मल हो जाए।
तो जो आयोटिक आर्च के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, बैरो रिसेप्टर्स, वो वेगस नर्व के जरिए सिग्नल भेजते हैं। और जो कैरोटिड साइनस के रिसेप्टर्स होते हैं वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जिसको क्रेनियल नर्व 9 भी कहते हैं, क्रेनियल नर्व 9, ये नाम आपने याद कर लेने अभी इसी वीडियो में। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्रेनियल नर्व 9 होती है, और वो कैरोटिड साइनस, यार ये जो एरिया होता है ना आयोटिक आर्च से ये आर्टरी निकलती है, इस आर्टरी की फर्दर डिवीजन होती है इंटरनल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और जहाँ पर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है उस जगह को आप कैरोटिड साइनस कहते हो। यहाँ पे कैरोटिड साइनस है और कैरोटिड साइनस के अंदर बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी तरह आयोटिक आर्च के ऊपर भी बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो है क्रेनियल नर्व 9 है और वो सिग्नल भेजती है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो आपके ब्रेन का पार्ट है, उसको बताती है कि प्रेशर कम है या ज़्यादा है। अगर कम होगा तो ये बढ़ा देगी, कम बढ़ा हुआ होगा तो ज़्यादा कर लेगी, ठीक है। और फिर वेगस नर्व जो है इसको 10th क्रेनियल नर्व कहते हैं और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की है। MCQ का पॉइंट है कि वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है यार, वो नर्वस सिस्टम जो आपकी रिलैक्स होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था। और एक और बात बता दूँ कि अगर प्रेशर कम होगा तो वो बढ़ा दिया जाएगा, वो बढ़ा हुआ होगा तो कम कर दिया जाएगा। अच्छा हाँ, नॉर्मल सिचुएशन में भी जब प्रेशर नॉर्मल होता है ना तो आयोटिक आर्च और ये कैरोटिड साइनस के रिसेप्टर्स आपके मेडुला को सिग्नल भेज रहे होते हैं, बट ये ना बहुत कम सिग्नल भेज रहे होते हैं। बिकॉज जब प्रेशर नॉर्मल होगा या ठीक है, वो जब नॉर्मल प्रेशर होगा वो इन जगह पर जो स्ट्रेच कराएगा वो नॉर्मल कराएगा या कम कराएगा। जब कम स्ट्रेचिंग होगी तो सिग्नल भी कम जाएंगे, यानी सिग्नल की जो तादाद है जाने की, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो कम होगी। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, स्ट्रेच ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सिग्नल जाएंगे, यानी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि अभी प्रेशर कम है, अब तुम एक काम करो कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म करो कि जिससे प्रेशर कम हो जाए। और जब प्रेशर कम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा तो फिर दोबारा से जो स्ट्रेच था वो कम हो जाएगा। जब स्ट्रेच कम हो जाएगा तो जो सिग्नल जा रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो याद रखना, नॉर्मल सिचुएशन में भी सिग्नल जा रहे होते हैं कंटिन्यूसली, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। और हम इसकी बात वैसे उसमें कर चुके हैं। आयोडा के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, कैपिलरीज में सबसे कम ब्लड प्रेशर होता है। इसका रीज़न है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो कैपिलरीज की तादाद ज़्यादा है तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। आर्टेरियोल्स का कैपिलरी से कम है, फिर आर्टरीज़ का, और सबसे कम आयोडा का है। और जो वेना कैवा होता है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, कम होता है आयोडा के मुकाबले में। आयोडा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, वेना कैवा का प्रेशर आयोडा के मुकाबले में कम होता है। और सबसे कम किसका होता है प्रेशर, कैपिलरीज़ का। लेकिन अगर कहें कि आर्टरीज़ या आर्टेरियोल किसका ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली आर्टरीज़ का ज़्यादा होता है, बिकॉज उनकी तादाद कम होती है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है। आर्टेरियोल्स का और ज़्यादा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आर्टरीज़ के मुकाबले में, तो इनका प्रेशर कम होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, और जिसमें हमने ये सारी बातें कवर की। बस ये बात यहाँ एक और देख लो कि जो आपका आयोडा होता है उसका टोटल एरिया कितना होता है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। MCQ उसमें पूछ लेते हैं अक्सर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें डिस्कस करेंगे। यार ओके, अगेन इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। वॉल्यूम रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो आपको मेजर करते हैं कि आपकी ब्लड वॉल्यूम कितनी है। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है ना तो आपके एट्रिया जो होता है, राइट एट्रिया, वो उसके अंदर स्ट्रेचिंग आती है। जब स्ट्रेचिंग आती है सिग्नल जाते हैं कि आपके हाइपोथैलेमस को, जब हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाते हैं तो आपका हाइपोथैलेमस किडनी के अंदर ना जो आपकी एफेरेंट आर्टेरियोल्स था ना उनको क्या करा देता है, डायलेट करा देता है। क्या, जो आपकी किडनी के अंदर एफेरेंट आर्टेरियोल्स हैं उनको ये डायलेट करा देता है। ये एफेरेंट आर्टेरियोल्स क्या होते हैं यार, जो एफेरेंट आर्टेरियोल्स वो होते हैं जो आपकी जो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ना, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में कुछ आर्टेरियोल्स मौजूद होते हैं, उनको आप एफेरेंट आर्टेरियोल्स कहते हो। फिर वहाँ पर ये क्या करता है कि उनको डायलेट कराता है। जब उनको डायलेट कराता है ना, वहाँ से जो चीज़ डायलेट कर जाती है वहाँ से ब्लड ज़्यादा गुजरता है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो किडनी कहती है कि यार मेरी बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा है। जब ब्लड बहुत ज़्यादा है यानी वॉल्यूम ज़्यादा है, किडनी कहती है यार वॉल्यूम ज़्यादा है, मुझे वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, नॉर्मल करना पड़ेगा। तो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास आउट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बॉडी से रिमूव करती है। सेम इसी तरह तो यानी कि जब आपका एट्रिया स्ट्रेच करेगा ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से तो वो रिफ्लेक्सिव डायलेशन करा देगा एफेरेंट आर्टेरियोल्स की, कि आप डायलेट हो जाओ ताकि वहाँ से किडनी से ज़्यादा ब्लड निकले। जब किडनी से ज़्यादा ब्लड पास आउट करेगा ना तो कहते हैं जो फिल्ट्रेशन रेट होता है किडनी का वो बढ़ जाएगा, तो किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिमूव कर देगी। और हाँ, जब आपकी ये डायलेशन हो जाती है ना तो हाइपोथैलेमस ना एक हार्मोन बना रहा होता है ADH, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हो। तो अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो ADH की सिक्रेशन कम हो जाती है। ADH का काम क्या होता है यार, ADH का काम होता है वॉल्यूम को रोकना बॉडी में। अब आपका वैसे ही प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, जब वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपको वॉल्यूम रोकने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके हाइपोथैलेमस से ADH निकलना भी बंद हो जाता है। और ADH क्या कराता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है ट्यूब्स में से। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है, क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन अब नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। कैसे पता चला, बिकॉज आपके एट्रिया में स्ट्रेच आ रहा है। तो फिर क्या होता है,
कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर की ट्यूबवेल से वो कम हो जाती है और वाटर ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। तो वाटर रिलीज़ हो जाता है तो आपका जो प्रेशर होता है और वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल हो जाता है। सो अब बाकी ये चैप्टर ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने फेडरल से भी देखें कवर कराया है और मैंने सिंध का कंटेंट भी कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट हार्ट की डिजीज़ को, कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और हार्ट अटैक वगैरह, इन सब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।